प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एक विशेष टॉपिक ग्रामीण परिवेश विकास और समाज के लिए प्रैक्टिस सेट 4 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो आपके ऑप्शंस हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब है बी, अमोनियम सल्फेट। ये मृदा में सर्वाधिक अम्ल एसिड छोड़ता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ये देखिए, प्रश्न 2 कह रहा है थियोडोलाइट का उपयोग है। थियोडोलाइट का उपयोग क्या है? समतल कोण तथा ऊंचाई के कोण की माप करना, मानचित्र को बढ़ाना या घटाना, सर्वे करना, सादा कागज खाका तैयार करना। तो इसका सही जवाब है ए, समतल कोण तथा ऊंचाई के कोण की माफ करना। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। थियोडोलाइट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल स्क्वायर के संबंध में क्या असत्य है? ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर जल्दी से देखते हैं। कह रहे हैं इस यंत्र को राइट एंगल भी कहते हैं। सही है, राइट एंगल कहते हैं इस यंत्र को। इस यंत्र की बनावट और निर्माण प्रकाश के प्रतिबिंब के वैज्ञानिक नियम पर आधारित है। भी ठीक है। जब प्रकाश किरण दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है तो प्रतिबिंबित हो जाती है। हाँ, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो इसका मतलब ये हो गया कि सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ये पूछ रहे हैं कि यदि खेत की मेड़ की दिशा यदि जरीब लाइन से बाहर की ओर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बाहर की ओर जा रही है अगर दिशा, तो यहाँ देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, दाखिली मेड़, खारिजी मेड़, मेड़ कटान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जरीब लाइन से यदि बाहर की ओर जाती है अगर मेड़ की दिशा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम खारिजी मेड़ कहेंगे। ठीक है, खारिजी मेड़, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कह रहे हैं यदि किसी ग्राम अथवा क्षेत्र का नक्शा एक से अधिक शीट पर बनाना आवश्यक होता है तो शीट को अलग करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रेवर्स लाइन, मार्जिन लाइन, चेक लाइन या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब हम किसी ग्राम क्षेत्र का नक्शा एक से ज़्यादा शीटों पर बनाते हैं तो उसको लाइन को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो लाइन है उसको हम कहेंगे मार्जिन लाइन या हाशिया लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, मार्जिन लाइन या हाशिया लाइन। ठीक है, हाशिया लाइन कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, कह रहे हैं कि किसान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए 21 अक्टूबर, 21 सितंबर, ठीक है, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर है बी,
23 दिसंबर। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के अग्रणी नेता जो थे आपके चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह, इनके जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है और इस दिन खेती में या किसानगिरी में अग्रणी कार्य को करने वाले किसान को सम्मानित किया जाता है। तो किसान सम्मान दिवस इस तरह से 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो, कह रहे हैं कोनोवीडर क्या है। कोनोवीडर क्या है हम देखेंगे। तो क्या ये एक रसायन है, खेत को समतल करने हेतु एक कृषि यंत्र है, SRI पद्धति से धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाने वाला कृषि यंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब है सी। SRI पद्धति से धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक कृषि यंत्र है। ठीक है, ये कोनोवीडर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहे हैं पारिस्थितिकी आतंकवादी किसे कहा जाता है। टिड्डे को, यूकेलिप्टस के वृक्ष को, अमरवेल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है आपके यूकेलिप्टस के वृक्ष को। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पूछ रहे हैं राज्य वानिकी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो राज्य के वानिकी परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी पार्क कहाँ स्थित है। देखिए, आपको ऑप्शन से एटा में, इटावा में, औरैया में, या फिर मैनपुरी में। तो ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसका आंसर है बी। ठीक है, इटावा, ये इटावा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है। तो सारस है, कोयल है, गौरैया है, तोता है, ये ऑप्शन है। तो आप बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, सारस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम देख लेंगे, सारस को क्रॉच भी कहते हैं, क्रॉच। ठीक है, ये अच्छा। इसके बाद अगर हम थोड़ी और बात करें इसमें, तो देखिए वो ये है, आंसर तो ए हो जाएगा इसका। और अगर हम देखें राजकीय पशु के बारे में बात करें, अगर हम राजकीय पशु के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं ये, तो राजकीय पशु क्या है हम जानते हैं, बारहसिंगा है, बारहसिंगा। ठीक है, ये याद रखने की बात है, पक्षी की बात की है तो पशु भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए पूछ रहे हैं निम्नलिखित मिट्टी क्षेत्रों के बारे में सत्य कथन पहचानिए। तो देखेंगे हम, कह रहे हैं नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित मिट्टी क्षेत्रों को भाबर कहा जाता है। प्राचीन कौप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। आगे कह रहे हैं नवीन कौप मिट्टी वाले क्षेत्रों को बांगर कहते हैं। प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों में क्षारीय मृदा पाई जाती है। तो बताइए क्या सही है इसमें। तो देखिए इसमें सही है ए, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित मिट्टी क्षेत्रों को भाबर कहा जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका
आंसर है। देखिए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा कि जो ये कह रहे हैं कि प्राचीन कौप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं, तो खादर नहीं बल्कि इसको बांगर कहते हैं। ठीक है, प्राचीन कौप मिट्टी वाले को इसको तो बांगर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए नवीन कौप मिट्टी वाले क्षेत्रों को बांगर नहीं कहते बल्कि खादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों में क्षारीय मृदा नहीं, ये जो क्षारीय मृदा पाई जाती है वो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये साउथर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है ऊसर मिट्टी के संदर्भ में असत्य कथन पहचानिए। ऊसर मिट्टी, ठीक है, तो कह रहे हैं इस मिट्टी को बंजर और कल्लर भी कहते हैं, सही लिखा हुआ है। इसका निर्माण उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से होता है, हाँ ये भी ठीक है। यह मिट्टी गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, अलीगढ़ आदि जिलों में पाई जाती है, ये भी ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। कह रहे हैं कि जल या वायु के कारण मृदा की ऊपरी परत का अन्यत्र चले जाना क्या कहलाता है। तो जल या वायु के कारण मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाए तो उसे हम मृदा अपरदन कहेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। ये कह रहे हैं नक्शा नवीसी या ट्रेसिंग के संदर्भ में क्या असत्य है। ठीक है, असत्य पूछ रहे हैं, तो हम देखेंगे। तो पहला है समस्त रेखाएं दाएं से बाएं खींचना, तो नक्शा नवीसी के लिए तो ये तो बात गलत लिखी हुई है, दाएं से बाएं नहीं बल्कि बाएं से दाएं खींचते हैं, बाएं से लेफ्ट टू राइट खींची जाती हैं, तो यही असत्य है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं। नक्शे के उत्तर पश्चिम कोने पर एक झंडी बनाकर उसके ऊपरी किनारे पर उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिखलाना, हाँ ये डायरेक्शन शो करनी है आपको। ठीक है, सी है ट्रेसिंग में छोटी से छोटी रेखाएं भी अक्स में दिखाई जाती हैं, हाँ ठीक है, दिखानी चाहिए। रेखाओं के मिलान बिंदु अधिक मोटे नहीं होते हैं, ये भी ठीक बात है, यानी ए उत्तर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आई मीन गलत है ए स्टेटमेंट, और तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। समस्त रेखाएं दाएं से बाएं खींचना नहीं बल्कि लेफ्ट टू राइट खींचते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं खींचते। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16वां प्रश्न है योजना आयोग ने, जो वर्तमान में नीति आयोग है, तो उसकी बात करें तो पहले ये योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, योजना आयोग अब नहीं कहते इसको, बल्कि इसको हम नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, नीति आयोग, पहले से योजना आयोग कहते थे, तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है। ऑप्शन से जिला को, तहसील को, विकास खंड को या न्याय पंचायत को। तो देख लीजिए, विकासात्मक आयोजन की जो आधारभूत इकाई है वो है आपकी, तो देखिए विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई जो है वो है आपकी विकास खंड। ठीक है, ब्लॉक कहते हैं, इसी के स्तर से शुरू होता है काम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। तो यहां पूछा गया है कि गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। तो जल प्रदूषण का स्रोत पूछा गया है कि नहीं है, तो भूमि के कटाव से जल प्रदूषित हो जाता है, और ये ठीक बात है, भूमि के कटाव से जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक बात है। लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि, इससे भूमि प्रदूषित नहीं होती है, ध्वनि है तो ध्वनि प्रदूषण होगा। पशुओं के जलाशयों में नहाने से, हाँ ये भी भूमि प्रदूषण का, जल प्रदूषण का एक कारण है। ठीक है, मानव अवशिष्ट एवं बहित मल द्वारा, इससे भी जल प्रदूषित होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। ठीक है,
तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? बी हो जाएगा, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। ठीक, बाकी तीनों से ये जल प्रदूषित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। ये कह रहे हैं भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है तो फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं इनके अपघटित अवशेषों से। हाँ ठीक है, ये बात सही है, इससे भूमि प्रदूषण होता है। उद्योग धंधों के ठोस एवं जलीय अपद्रव्यों के भूमि में निकासी से। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रीज के वेस्टेज को भूमि में मिला देंगे तो वो भी भूमि प्रदूषित हो जाएगी। कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से। हाँ ये भी ठीक बात है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। ये कह रहे हैं सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? यहाँ ये क्या है? सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो क्या है? जाति व्यवस्था की समाप्ति सोशल इंजीनियरिंग से, सामुदायिक सौहार्द, वर्ग संघर्ष का एक स्वरूप, या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा वाले एवं निष्ठा वाले वर्गों या जातियों का एक साथ चुनाव लड़ना। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों का एक साथ चुनाव लड़ना, ये सोशल इंजीनियरिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। ये देखिए कह रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को लाया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। तो ये कह रहे हैं IRDP का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो IRDP क्या है? इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियन रेडियो डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल रेलवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। हाँ जी, कह रहे हैं कि 22वां प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन क्या बाल विवाह से संबंधित है, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सी, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर। तो ये कह रहे हैं सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? ठीक है, अब देखिए जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या फिर जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या फिर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 5 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या फिर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा या 10 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ठीक, तो देखिए सीमांत कृषक जो होता है उसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि अगर है तो वो है सीमांत कृषक। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सीमांत कृषक की परिभाषा है कि जिस कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि अगर है तो वो सीमांत कृषक कहलाएगा, और उससे संबंधित जितने भी लाभ होंगे वो उसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24। कह रहे लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है। तो लंबाई मापते हैं, मील से भी नापते हैं, फरलांग से भी, गज से भी। तो आंसर डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। तो ये कह रहे हैं कि
निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए करम। ये इकाई नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इकाई भू क्षेत्रफल नापने के लिए हैं। एकड़ से भी नापते हैं, कैनल से भी नापते हैं और अंकनम से भी हम भू क्षेत्रफल नापते हैं। ठीक है, तो साथियों ये थे ग्रामीण परिवेश से संबंधित चौथे मॉडल पेपर के 25 प्रश्न। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।